गेट के पेपर वाकई तगड़े आए थे। सीरीज लिमिट फॉर पार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन ई बॉन्ड एनर्जी बिटवीन नाइट्रोजन एटम इन N2 इज 946 किलो जूल पर मोल। बहुत सारे ऑप्शन गलत थे। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, अब बताओ यार, ये रट्टे वाला सवाल एग्जाम में देना, क्या बोलो इन लोगों को भी ना। 8.4 होता है, ठीक है, इंटू 10 के बराबर। फिर एटॉमिक नंबर, अब ये चलो अच्छा लॉजिकल सवाल है। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1 है। इलेक्ट्रॉन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने होंगे? कॉपी देना बेटा। 1.6 को जब हम, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 0.1 मोल CH4। अब देखो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाइड्रोजन में 1 होते हैं, 4 हैं तो 10। 6 4 ज़ा 10, तो ये पूरा 1 मोल हो गया। और 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा ना। देखो वैसे तो 0.1 को हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन देखो ये 6 और 4 10, अब 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ये आंसर आ जाएगा। फिर बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंटेन 250 मिलीमीटर लिक्विड इन 0.1 मोलर CO2 बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेड CO2 एट STP। अब ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। 200 मिलीलीटर का मतलब ऑफ कोर्स 0.2 DM3, तो 1 DM3 होता है 22.4, 2 DM3 होता है 44.8, 0.2 है तो ये और कम हो जाना चाहिए 4.48, लेकिन बात इससे भी कम होगी क्योंकि 0.1 मोलर है। तो 4.48 को दोबारा हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर ये आएगा 0.488 लीटर। और 15 का केमिस्ट्री भी बहुत हार्ड था, लेकिन मैजिकल ट्रिक से बहुत आसान हो जाता है। बच्चों ये बुक लाजमी कहीं ना कहीं से परचेज़ कर लो, बहुत काम की किताब है मेरी ये। अब बच्चों देखो यहाँ BR है। अच्छा, NTS के टेस्ट में ही मिस प्रिंटिंग थी, ठीक है, तो जाहिर है जो बुक में मैंने दिया है भाई जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन है, फिर देखिए मैंने सही भी किया है इसको। NO2 ये था, और ये NO2H2SO4 हमें अच्छी तरह पता है कि अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो नाइट्रेशन होगी। अब ये नाइट्रेशन होगी कहाँ? देखो अगर बेंजीन होता तो कहीं भी NO2 ग्रुप चला जाता था, लेकिन पहले से 2 NO2 मौजूद हैं। अच्छा, और ये ब्रोमीन है, तो अब डिसाइड कौन करेगा भाई? ये ब्रोमीन करेगा। अब ब्रोमीन होता है ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग, सारे हेलोजन ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो भाई ये ऑर्थो पोजीशन तो पहले ही फिक्स है, ये बराबर वाली होती है ना ऑर्थो। पैरा होती है सामने वाली और मेटा होती है एक छोड़ के, तो बच्चों ये कहाँ भेजेगा? पैरा पे भेजेगा, यानी बिल्कुल अपने सामने। तो अब जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा, 2 NO2 तो BR के साथ साथ लगे होंगे, एक बिल्कुल सामने। तो ऑप्शंस में से देखो ना, ये 2 BR तो आएंगे ही नहीं, ठीक है, 2 बराबर में, लेकिन एक होगा सामने, तो वो ये इस स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। टेंशन ऑफ लिक्विड इज कॉज बाय लैक ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटरमोलिकुलर फोर्स इन नाजी, ग्रेटर रेट ऑफ एवापोरेशन एट सरफेस देन फ्रॉम द इंटीरियर। नाजी ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर एक ऑप्शन दे रहे हैं जनाब, हाँ, ग्रेटर फ्लूडिटी, यस दिस इज द रीज़न। फिर कह रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव द वैल्यूज n = 2, L = 1, S = 2। देखो जब S इन्वॉल्व हो जाए ना, चाहे वो +½ हो -½ हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, ये ट्रिक ध्यान में रखना। फिर कह रहे हैं अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम इन्फिनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है ये। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन यूजेस sp2 हाइब्रिडाइज। तो अल्कीन के अंदर होता है, और बेटा ये देखो हमारे पास C2H4 है, इसके अंदर होगा। और बाकी चीज़ें ये मैं अभी आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि ये सब ज़रा कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन 2015 के जो MD गेट में ये सवाल दिया था, इन 3 में से पूछ रहे हैं कौन सा एरोमेटिक है।
तो एरोमेटिक होने के लिए जी साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेट, प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए डबल बॉन्ड इन सारे कार्बन पे ही है, ठीक है। तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी होगी। अब हम गिनते हैं तादाद, 2 और 2 4 और 2 6 8। 8 4 8 12 या 16 हो तो ये एंटी एरोमेटिक होता है, तो एरोमेटिक तो नहीं हुआ भाई। यहाँ पहले तो देखें क्या ये साइक्लिक है जी, यहाँ प्लेनर, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 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 sp2, प्लेनर भी है, ज़ाहिर है फिर कॉन्जुगेट भी होगा। मगर इलेक्ट्रॉन गिनो तो 8 आ रहे हैं। जब भी 4 और 8 होते हैं एंटी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक नहीं है। हाँ इसको देखते हैं, ये देखें 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, लेकिन यार नाइट्रोजन का लोन पेयर भी है, 8 और 2 10। जब भी तादाद 2 6 10 14 18 होगी तो फिर क्या होता है भाई, एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताई थी। पहली बात तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक से पहले, सबसे पहले देखो नॉन एरोमेटिक, जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ होती है जहाँ कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो रही हो, पहली बात। दूसरी बात, साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक को, साइक्लिक है। प्लेनर यानी वही बात sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ज़रा इन स्ट्रक्चर्स में से देखो तो तकरीबन ये सारे इस बात को पूरे उतर रहे हैं। लेकिन बच्चों एक और कॉन्सेप्ट भी है, sp2 यानी प्लेनर होना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना, और साइक्लिक होने से दो बातें हो सकती हैं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कैसे पता चलेगा, देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। यहाँ भी 2 4 6 8, अगर 8 यानी 4 के टेबल में हो तो ये एरोमेटिक नहीं एंटी एरोमेटिक होता है। तो 1 और 3 तो हो ही नहीं सकते। अब ज़रा इसको देखो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। आप बोलोगे सर ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर भी है। तो 8 और 2 10, यानी हकल रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2। तो भाई यानी 10 इलेक्ट्रॉन, या ये भी कह सकते हो 5 जो हैं जोड़े इलेक्ट्रॉन के। अब देखो वो ऐसे 5 बॉन्ड, बॉन्ड या लोन मेयर मिला के अगर 5 हो जाए तब भी एरोमेटिक होता है। जो देखो 1 2 3 4 और ये 5। तो मेरे भाई एरोमेटिक इसके अंदर सिर्फ एक ही था, और वो कौन सा था, बी वाला, यानी ओनली 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सारे सवाल तगड़े आए थे। व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शो बिलो। अच्छा अब यार ये है क्या, बेंजीन है और ये 3 कोने वाला है इथाइल। याद करो बहुत प्रैक्टिस कराई थी हमने क्लास में बच्चों, प्रोपाइल। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है हमारी, ठीक है, कि फिनॉल, मतलब ये बेंजीन है और उसके साथ O लग के CH3 यानी ईथर वाली फॉर्म है, ठीक है। और ट्रिक बच्चों बताई थी मैंने कि जब भी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर देगा हाइड्रोजन की तरफ, और ये हैलाइड आयन अलग हो जाएगा, और फिर ये ROH बनेगा, और ये जो है आपका R और X अलग हो जाएंगे। यानी कि ये देखो यहाँ से C3H7 जो R है हमारा, ये Br के साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। तो क्या प्रोडक्ट आएगी, एक तो फिनॉल बनेगा, दूसरा ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है बच्चों। फिर कह रहे हैं कमर्शियल हाइड्रोजन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैस, यार ना हाई ऑयल गैस ना मार्च गैस। द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गिव्स, आयनाइजेशन का मतलब है यानी H पॉजिटिव। तो बच्चों देखो H पॉजिटिव हमेशा प्रोटॉन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं हो सकता था, ये OH नेगेटिव देता है। हाइड्राइड का मतलब खाली H नेगेटिव होता है। हाइड्रोनियम आयन तो और बड़ा होता है, H3O पॉजिटिव। बच्चों हाइड्रोनियम भी ड्रॉप करता हूँ तो मैं, H3O पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन। फिर विच इज़ मोस्ट बेसिक इन करेक्टरिस्टिक, ये भी
बहुत लंबा हमने ना ग्रुप ट्रेन किया था बच्चों। लिथियम से ज़्यादा बेसिक सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, उससे ज़्यादा रोबेडियम, इससे ज़्यादा सीजियम होती है लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स आंसर हो जाएगा रोबेडियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन डस नॉट रिएक्ट विद, तो भाई क्लोरीन से नहीं होगा क्योंकि दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3। बाकी फास्फोरस, सोडियम, सल्फर सबसे होता है, ऐसे होता है बच्चों। ये देखो, ये फास्फोरस के साथ रिएक्ट होगा, ये सल्फर के साथ और ये सोडियम के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन क्लोर। देखिए BF3NF3NH3 की डायपोल मोमेंट पे हर साल सवाल आए, बार बार आए। तो भाई देखो BF3 के डायपोल मोमेंट तो ज़ीरो होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी शेप, तो ये इफेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा डायपोल मोमेंट का। लेकिन अच्छा BF3 की क्यों होगी? क्योंकि देखो लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर ना हो और 3 एटम्स लगे हों सेंट्रल के साथ तो हमेशा शेप ट्राइगोनल होगी। अब आप बोलोगे NF3NH3 में भी 3 लगे लेकिन लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, तो शेप होगी पायरामेटल। अब बज़ाहिर लगता है कि NF3 की ज़्यादा, और अक्सर लोग रॉन्ग पढ़ाते हैं। ये कॉन्सेप्ट 99% से ज़्यादा लोगों ने रॉन्ग ही पढ़ाया हुआ है, रॉन्ग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है बच्चों। यार देखो भाई कि ये जो लोन पेयर है ना हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो बॉन्ड पेयर हैं तीनों नाइट्रोजन फ्लोरीन के, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की तरफ जाएंगे। तो इफेक्ट क्या होगा? आपस में बड़ी हद तक कैंसिल होगा। जबकि NH3 के केस में देखो लोन पेयर तो ऊपर की तरफ जाएगा, N और H में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रोजन के करीब आएगा। तो यही वजह है सबसे ज़्यादा इनमें डायपोल मोमेंट NH3, NF3 और BF3 ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा कम यानी 0। अलग से आ भी जाता है BF3 के डायपोल मोमेंट पे सवाल कितनी होती है, जो हर बार टेस्ट में आता है, और मेजॉरिटी टीचर्स यार इसको बहुत गलत पढ़ाते हैं, बड़ा अफसोस होता है मुझे। NH3, BF3 और NF3 में किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा है? तो देखो सबसे ज़्यादा NH3 की 1.47 डेबी, NF3 0.24 और BF3 0। आखिर ऐसा होता क्यों है? डायपोल मोमेंट को तो हम कहते हैं ना कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में बढ़ती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव तो 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती हैं, यहाँ 3 और बाहर तो लगता है इसकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आखिर इसका रीज़न क्या है? देखो बच्चों, NH3 और NF3 दोनों की जो शेप होती है वो होती है पायरामेटल, ठीक है। अब होता क्या है इस वजह से, हाँ ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो लोन पेयर है, ठीक है, और तीनों बॉन्ड पेयर है, इनकी क्या होती है? डायरेक्शन सेम। किसके केस में? NH3 के केस में। ये लोन पेयर भी इधर ही जा रहा है और ये तीनों बॉन्ड पेयर भी कहाँ जा रहे हैं? ज़ाहिर है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये रीज़न है। अब फ्लोरीन के NF3 के केस में उल्टा हो जाता है, ये इस तरफ को, देखिए ना, इलेक्ट्रॉन का पेयर कहाँ जाएगा? फ्लोरीन की तरफ जाएगा, क्योंकि डायपो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अच्छा, जबकि लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इफेक्ट कैंसिल होता है। और यही वजह है, बड़ा अहम साइंटिफिक रीज़न, कि NH3 की ज़्यादा होती है NF3 से। अब BF3 का केस क्या है? ये 0 क्यों हो गई भाई? पहली बात तो ये कि इसकी शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, ऐसे करके ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और होता क्या है कि सारे के सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं डायपोल मोमेंट के कोने पे तीनों नेगेटिव ही होते हैं, जो इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये बिल्कुल ज़ीरो होती है। किसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है? PF3 की। तो अगर कभी पूछ रहे हैं PF3 की डायपोल मोमेंट तो ज़ीरो, तो सबसे ज़्यादा NH3, फिर NF3, BF3। आवे क्वेश्चन बच्चों, आवे क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथाइन आर, इट इज़ कलरलेस गैस विद स्वीट स्मेल, बिल्कुल होती है। इट इज़ एस्परेंगली सोलुबल इन वाटर, बिल्कुल होती है। इथाइन एंड एसाइटाइलीन, इट इज़ लेस डेंसर देन एयर, बिल्कुल जनाब, इसका मॉलिकुलर वेट 24 होता है, तो एयर से लेस है। इट एक्सप्लोज ऑन कंपेरिजन टू अ लिक्विड बिकॉज ऑफ अनस्टेबल नेचर, बिल्कुल है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ विल इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बी शिफ्टेड इफ एडिशनल नाइट्रोजन इज एडेड? अब देखो, हमने एक बात बताई थी कि कंसंट्रेशन जहाँ लेस होती है बच्चों, लेक्चर में तुम लोगों को जब लीच एटियर प्रेस पर पढ़ाया था,
तो मुखालिफ सिंध में हो जाता है। N2 में एडअप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब इट विल बी शिफ्टेड टू राइट, बिल्कुल सही है, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों बेस्ट चॉइस क्वेश्चन होता है बजाय MCQs के। इट विल बी अनअफेक्टेड ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो हैं लेफ़्ट और राइट के डिफरेंट है। इट विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट ये भी नहीं हो सकता। द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ये बड़ी टेक्निकल MCQs है। मोर NH3 विल बी प्रोड्यूस, बिल्कुल जी। अब आप बोलोगे सर यार ये तो दोनों राइट है, ऑप्शन बोथ A एंड B होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अब क्या करें? अब देखेंगे कि इनमें से बेस्ट बात कौन सी है। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में असल हमारा मकसद तो प्रोडक्ट हासिल करना है, तो NH3 ज़्यादा हासिल करना है, तो कौन से को टिक करेंगे? मोर NH3 विल बी प्रोड्यूस। फिर NH3 अमाइन इज एग्जाम्पल ऑफ कोर्स कौन सा आइन होगा भाई? ये न्यूट्रल आइन होगा, ठीक है, न्यूट्रल आइन होगा। फिर ये जो हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है N2 में, देखो ऐसे बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, NO3-1 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और NH4 प्लस इसमें होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन का चक्कर इसके अंदर। फिर कह रहे हैं आपको यूनिट सेल विच क्रिस्टोफेलिक A=B=C, अल्फ़ा A=β गामा, क्लास ने बहुत करवाया था, क्यूबिक आंसर होगा। H2S हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन HF बिकॉज H2S मोर पोलर, नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं होता। H2S मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, यस दिस इज़ द रीज़न। H2SO हैज़ मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइयर मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं होता है, मोर एटम्स का भी मामला नहीं है, डज नॉट हैव हाइयर, ऐसा भी नहीं है, हाइयर होता है, लेकिन रीज़न है क्या? ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होना। फिर विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास इस तरह सीरीज़ बनती है, तो लाइमन, पामर, बेस्टन, ब्रैकेट और पॉफन, ये 5 सीरीज़ बनती हैं, ठीक है। ए डिस्क्रीट सीट ऑफ लाइंस ऑफ इक्वल एंड डेंसिटी एंड इक्वल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, नहीं जनाब ऐसा नहीं होता। ए सीरीज़ ऑफ ओनली 4 लाइन 5 बनती हैं भाई, ये भी गलत है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम सवाल ही नहीं पैदा होता, एटॉमिक हाइड्रोजन तो है ही लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल। फिर क्या है जी? सेवरल डिस्क्रीट सीरीज ऑफ लाइंस with both intensity and specific between line decreasing has the wave number increase with each series। जी हाँ यही वाली बात है। क्या? continuous discrete series of line with both intensity and specific between line number increase with each series। अगला है ethyl alcohol when treated with concentrated H2SO4 may give। अब ये बनता है डाईइथाइल ईथर। कैसे बच्चों? यार देखो ये भी क्लास में कराया था कि अगर डाइल्यूट H2SO4 हो या 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो H2SO4 के साथ, यानी अल्कोहल में आप 170 डिग्री और H2SO4 करेंगे तब तो इथीन बनेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल के, तो देखो यहाँ का OH और ये H अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा डाईइथाइल ईथर। तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट आंसर होगा ओनली डाईइथाइल। अब देखो भाई ये IUPAC नेम पूछ रहा है, अरे बाप रे बाप, CH भी आ गया, O भी आ गया, CH भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन ज़रा क्वेश्चन और सब देखो, स्ट्रक्चर एंड विद सुफिक्स, एंड सुफिक्स में क्या आएगा? तो भाई ये भी मैंने अपने ट्रिक में बताया था कि सबसे आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। कौन सा आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो सबसे आखिर में ओइक एसिड आएगा, बाकी सब कुछ छोड़ दो। फिर ये कह रहे हैं द टेबल शो गिवन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम विद एलिमेंट ABCD, फर्जी एलिमेंट दे दिए। अच्छा ए की एनर्जी 240, इसकी 378, 276, तो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट एटम कौन सा होगा? तो याद रखो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी की, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वह स्मॉलेस्ट एटम होगा, D की ज़्यादा है तो D स्मॉलेस्ट एटम होगा। और एक बड़ा ही प्यारा और बड़ा तगड़ा सवाल,
When methyl benzene is treated with bromine in the presence of analyzed a mixture of two monobromo isomer is formed, what are the structure of these? अच्छा, अब देखो मिथाइल बेंजीन जो कि ऑर्थो पैरा है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या दो कंपाउंड बनेंगे। अब ये ब्रोमो इसके साथ तो नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता ये स्ट्रक्चर। फिर ये इसके साथ आ गया, ये नहीं हो सकता। इसको गौर से देखो तो ये तो ठीक है ऑर्थो, लेकिन ये मेटा आ गया, नहीं जी ऑर्थो पैरा बनेगा। ये डी वाला करेक्ट है। देखो जो बिल्कुल बराबर में होती है ना 2 और 6 पोजीशन, वो ऑर्थो की होती है और सामने पैरा होती है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो यहाँ अल्काइल ग्रुप है टॉलिन में, ये हमेशा कहाँ बेचता है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ई भी नहीं हो सकता था मेटा, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। बच्चों पूरे पास पेपर्स का सलूशन है मेरे प्लेलिस्ट में देखना, और ये बुक भी मेरी ही कंपाइल करता है जो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। स्ट्रोंशियम लाइज बिटवीन कैल्शियम एंड बेरियम इन ग्रुप 2A इन द पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कुड स्ट्रेंशियम। हाँ दोस्तों, तो स्ट्रोंशियम जो होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब ग्रुप 2 में होता है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। तो इट फॉर्म्स अ वाटर सोलुबल कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज। भाई 2A वाले वाटर सोलुबल बनाते ही नहीं, गलत हो गया। इट फॉर्म्स अ स्पेरिंगली यानी स्लाइटली सोलुबल सल्फेट। जी हाँ, जितने ग्रुप 2A वाले हैं स्लाइटली सोलुबल बनाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट फॉर्म अ नाइट्रेट नहीं बनाते। इट रिड्यूस बाय कोल्ड वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन, ये भी नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फिर कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड 2013 में भी ए लेवल के बुक्स उठाए इन्होंने साल। इन मेकिंग ऑफ लाइनिंग of blast it is separated from sea water as follows: aqueous calcium hydroxide is added to sea water। भाई इसको मैंने क्लास में भी बताया था कि अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फिल्ड ऑफ, ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। ये देखो, विच ऑफ फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म। ये क्यों फॉर्म होता है? मैग्नीशियम इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कैल्शियम। तो मेरे भाई बात है, ये तो नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि साइज़ छोटा है। मैग्नीशियम इज़ लोअर देन कैल्शियम इन रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसा भी नहीं है। द इंथॉल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन ऑफ Mg, नहीं भाई इंथॉल्पी तो बहुत तेज़ होती है जिसका साइज़ छोटा हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH, यस, ये लोअर होती है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से। साइज़ कम होगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगी, तो क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी है। ठीक है जी, ऑप्शन डी। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर MgOH इज लोअर देन दैट फॉर CaOH। इन अर्लियर टाइम व्हेन सब्सटेंस वाज बिलीव्ड टू हैव इट्स ओन क्वालिटी, देयर वाज नो डिफिकल्टी in believing that such substances were endowed with life, other not. Wood was wood and water was water. And though transformation did occur, as in the disappearance of wood in the fire, they were not surprising in a world where the most miraculous changes were taking place under every day. There was nothing but did not suffer a sea change into something rich and strange. A seed put into the ground became in a short time a plant which leaf and flower, the white and yolk of an egg turned into the flesh and bones and feather of a chicken, which no sooner was the shell cracked, jumped out and starting out। ये मैं आपको जो है नीचे ना पूरा पैसेज दे दूंगा ताकि आसान रहे आपको डिस्क्रिप्टिव में। सम सब्सटेंस आर अलाइव एंड सम आर नॉट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बिलीफ? ऑप्शन ए, द ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर सब्सटेंस वॉज अननोटिस इन एंशिएंट टाइम। ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। देयर वॉज नो ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर सस्टेन इन एंशिएंट टाइम, यहाँ ऑलरेडी लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन होगी। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेड एंड अलाइव थिंग इन द पास्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। द बर्निंग ऑफ वुड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव।
फिर कह रहे हैं देयर वॉज नथिंग बट सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज मीन। तो इसका आंसर है पहला वाला ऑप्शन, यानी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड इनटू अ ट्री। फिर है द मिल्कमैन डैश मैनी बोटल ऑफ मिल्क टू आवर स्कूल एवरी डे तो है डिलीवर्स। आई वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी, साफ दिख रहा है, व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर। फिर कह रहे हैं आइडेंटिफाई एरर, इफ़ द चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क क्विकली दे विल हैव टाइम टू वॉच टेलीविज़न। कोई एरर नहीं है, नो एरर। द बस स्टॉप टू, टी ओ टू होगा, टू टेक अप 3 और 4, यानी ऑप्शन बी में एरर है। फिर जनाब यहाँ पे आपको सिमिलर मीनिंग कह रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है रीवेल्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीवेल्ड। सो जनाब इसका साइनोनिम्स हो जाएगा रिलैक्स्ड। फिर ब्रूटल, जिसका साइनोनिम्स हो जाएगा क्रूर। फिर एंटोनिम्स आपसे पूछ रहे हैं, कॉन्वेक्ट का एक्वेट हो जाएगा एंटोनिम, और एम्यूज्ड का हो जाएगा एनॉयड। इन अर्लियर टाइम व्हेन सब्सटेंस वाज बिलीव्ड टू हैव इट्स ओन क्वालिटी देयर वाज नो डिफिकल्टी in believing that such substances were endowed with life, other not. Wood was wood and water was water. And though transformation did occur, as in the disappearance of wood in the fire, they were not surprising in a world where the most miraculous changes were taking place under every day. There was nothing but did not suffer a sea change into something rich and strange. A seed put into the ground became in a short time a plant which leaf and flower, the white and yolk of an egg turned into the flesh and bones and feather of a chicken, which no sooner was the shell cracked, jumped out and starting out. ये मैं आपको जो है नीचे ना पूरा पैसेज दे दूंगा ताकि आसान रहे आपको डिस्क्रिप्टिव में। सम सब्सटेंस आर अलाइव एंड सम आर नॉट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बिलीफ। ऑप्शन ए, द ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर सब्सटेंस वॉज अननोटिस इन एंशिएंट टाइम, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। देयर वॉज नो ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर सस्टेन इन एंशिएंट टाइम, यहाँ ऑलरेडी लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन होगी। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेड एंड अलाइव थिंग इन द पास्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। द बर्निंग ऑफ वुड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं देयर वॉज नथिंग बट सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज मीन, तो इसका आंसर है पहला वाला ऑप्शन, यानी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड इनटू अ ट्री। फिर है द मिल्कमैन डैश मैनी बोटल ऑफ मिल्क टू आवर स्कूल एवरी डे तो है डिलीवर्स। आई वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी, साफ दिख रहा है, व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर। फिर कह रहे हैं आइडेंटिफाई एरर, इफ़ द चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क क्विकली दे विल हैव टाइम टू वॉच टेलीविज़न। कोई एरर नहीं है, नो एरर। द बस स्टॉप टू, टी ओ टू होगा, टू टेक अप 3 और 4, यानी ऑप्शन बी में एरर है। फिर जनाब यहाँ पे आपको सिमिलर मीनिंग कह रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है रीवेल्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीवेल्ड। सो जनाब इसका साइनोनिम्स हो जाएगा रिलैक्स्ड। फिर ब्रूटल, जिसका साइनोनिम्स हो जाएगा क्रूर। फिर एंटोनिम्स आपसे पूछ रहे हैं, कॉन्वेक्ट का एक्वेट हो जाएगा एंटोनिम, और एम्यूज्ड का हो जाएगा एनॉयड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। इफ द वायर मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री with the direction of magnetic field, find the approximate magnitude of the force acting on the wire. Sin 40 equal to 0.642। बेटा 2015 MD गेट में आया हुआ बड़ा ही
इम्पॉर्टेंट सवाल। तो मेरे भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत F बराबर किसके होता है, भिल के। B.3 टेस्ला दिया हुआ है हमें, ठीक है भाई, और करंट 10 एम्पेयर ये लिख दिया। L 20 सेंटीमीटर है और ज़ाहिर है साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 40 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0.642। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 3 हो जाएगा। 20 और 100 एक ज़ीरो कैंसिल, 0.64, 3 3 ज़ा 6 बच्चों, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 होता है। 0.6 है तो ये तकरीबन 3.6 से कुछ बड़ा, क्योंकि देखो अगर यहाँ 0.6 होता है और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ बड़ा हो सकता है ये, लाइक 3.8 3.9 कुछ ऐसा हो सकता है। बहरहाल इसे भी 10 से डिवाइड भी करना है, तो आंसर जो है ये तकरीबन 0.36 0.37 0.38 0.39 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन में देखें 2.71 हो ही नहीं सकता, 0.39 बिल्कुल 100% चांस है, ना ये हो सकता है ना ये ना ये। और वैसी बात है 3.6 को 10 से डिवाइड करना है, या 3.6 एक्यूरेट नहीं, ज़ाहिर है चूँकि 0.6 या 0.642 है, क्या होता 3.7 3.8 3.9 कुछ ऐसे ही, 3.6 से बड़ा, तो आंसर कुछ 0.37 38 39 के आसपास एक ही ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा। फिर एक बड़ी अच्छी MCQ है, AC वोल्टेज मेजर V0 वोल्ट्स इन अ सर्किट, इट्स पीक वैल्यू इज गिवन बाय, तो ये होता है √2 V0, ठीक है जी, ये करेक्शन कर लीजिएगा बुक में भी, √2 V0। देखो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज फॉर द मेजरिंग रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए वेडस्टोन ब्रिज, ऑप्शन बी मीटर ब्रिज, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस ब्रिज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी वेडस्टोन भी है, मीटर भी और पोस्ट ऑफिस भी है। फिर कह रहे हैं इन सर्टेन सर्किट ट्रांजिस्टर हैज़ अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर एंड बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर। व्हाट इज़ द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर? ये बात ये, करंट गेन अल्फ़ा का फार्मूला ये होता है कि कलेक्टर के करंट को हम डिवाइड करते हैं बेस के करंट से। ये सवाल भी बच्चों कहीं दफ़ा मैं क्लास में करा चुका हूँ और बार बार आता है। 10 मिली यानी 10⁻³ और 40 माइक्रो यानी 10⁻⁶। ये ज़ीरो कैंसिल, ये -6 ऊपर जाके +6 यानी 1000/4 जो कि क्या आ जाएगा बच्चों 250, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम मूव विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डी ब्रोकले वेवलेंथ। अब बात हो रही है डी ब्रोकले वेवलेंथ की। बच्चों बहुत सारे ऐसे मेरे मैजिकल फार्मूले भी होते हैं, कुछ ओरिजिनल फार्मूले भी होते हैं। यहाँ ओरिजिनल फार्मूले लग जाएगा HMV। H ऑफ कोर्स 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मास 5 मिलीग्राम है, ज़ाहिर है 1000 से डिवाइड भी होगा, स्पीड 8 है, 5 8 होता है 40, ठीक है बच्चों। और 1 0 तो ये चला जाएगा, 2 बाकी ऊपर हो जाएंगे, और 4 को जब डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.66। अब इसमें जो बाकी कन्वर्जन है ना, उनकी टेंशन आप इसलिए नहीं लो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या मौजूद है 1.66, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट इसको टिक कर देना है 1.66 को, सीधी सादी बात है। 8 5 40 यानी 4, 6 को डिवाइड करो तो आंसर ही आता है। फिर एक्सरे आर ऑल्सो नोन है रोंटगन रेस। विल्हेल्म रोंटगन फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ भी इसी को मिला था बच्चों, विल्हेल्म रोंटगन। 2015 का ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, व्हेन वी मेजर द न्यूक्लियर मासेस and compare them with the masses of the constituent ashes of nucleus in free state, the mass of the nucleus is always less than the mass of constituent nucleus. This is called mass defect की definition. Dash are very high energetic electromagnetic radiation of extremely short wavelength emitted from the nuclei of radioactive atoms originating from the high energy transition ऑफ द न्यूक्लियस इन दी न्यूक्लियाई। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन है गैमा रेस। ये सारी डेफिनेशनें हैं बच्चों, ठीक है। फिर केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर विच इज़ डैश ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर।
तो करेक्ट आंसर है 273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये बड़ा धांसू न्यूमेरिकल है, 10 न्यूटन है और 20 न्यूटन है फोर्स, ठीक है। एंगल 30 और 60 डिग्री बना रही है, तो आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं। वेल देखो यार, फार्मूला इसका होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 F2 की जगह हम 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर पुट करेंगे, 2 इंटू 10 इंटू 20, और 30 और 60 का डिफरेंस यानी cos 30, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ये वाला ऑप्शन है 29 न्यूटन। और ये मेरी जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वेक्टर की उसमें भी मौजूद है, ये हमने उसमें भी कराया था सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ क्लास में सारे ऑलमोस्ट वही। देखिए, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच वेट 5 kg when placed at a distance of 0.33 meter, g equal to 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखो बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है ये फार्मूला है। M1 M2 दोनों 5 kg, रेडियस 0.33 मीटर है यानी 1/3 है। तो जो g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 हो गई, और इसको हम 6.67 को 20/3 भी लिख सकते हैं। ये 5 ये हो गई 10 की पावर -11, 1/3 का स्क्वायर। वेल इसका मतलब है जो सबसे नीचे ऊपर आ जाएगा 2 3 आ जाएंगे, एक 3 तो इस वाले 3 से काट दो, बाकी ये 3 बच गया। अब देखो 20 इंटू 25 इंटू 3, 20 इंटू 25 कितना हो गया 500। अब ये जो -11 है ना, 2 0 -4 को खा जाएंगे, -9 रह जाएगी, 5 3 से कितना हो जाएगा 15, 1.5 इंटू 10 की पावर -8, और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर क्या है 1.53 इंटू 10 की पावर -8। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर। 2015 का बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन, द डेली मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस। तो भाई ये तो स्पिन मोशन हो गया। फिर द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ऑर्बिटल मोशन हो गया। शुगर केन क्रशिंग मशीन इन रन बाय अ कैमल दैट मूव्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड द मशीन, ये भी ऑर्बिटल मोशन हो गया। रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट एक्सिस, ये स्पिन मोशन हो गया। तो कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ज़रा स्टेटमेंट ई देखो, 1 and 4 आर एग्जाम्पल ऑफ स्पिन मोशन, बिल्कुल जी, and 2 and 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्बिटल मोशन। फिर जनाब फाइनल एनर्जी पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। जब शॉपकीपर पूछेस अ पुल ग्रेड इनिशियली एट रेस्ट, देखो ये बड़ा है मैं, जब भी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है वर्डन और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। टूवर्ड एन अदर शॉपकीपर बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स और मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो 5 न्यूटन है आपका, हो गया वर्डन या काइनेटिक एनर्जी एक ही बात होगी, तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो मीटर से, 5 1 जा 5, यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। और एक ये देख लो जो टाइम पीरियड वाला दिया है, सिंपल पेंडुलम है, टाइम 4 सेकेंड है, आपसे लेंथ पूछ रहे हैं। तो भाई मेरी शॉर्टकट में लेंथ जो है वो बराबर होती है t²/4 के, टाइम 4 सेकेंड दिया है, 4 का स्क्वायर/4 4, तो आंसर 4 का अप्रॉक्सीमेट होगा जो भी 4 से हल्का सा कम है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन देखते हैं, 4 से हल्का सा कम ये वाला 3.973 मीटर, यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन एन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm. The potential force to 1.8 volt. What is the internal resistance of the battery? बच्चों बात हो रही है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इन ओपन सर्किट। बेसिकली क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, यानी ईएमएफ हो गया 2.2 वोल्ट। फिर कह रहे हैं व्हेन सर्किट इज क्लोज, पोटेंशियल डिफरेंस का एक तो बेटा ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो
कैपिटल आई है ना, ये खुद किसके बराबर होता है, ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो ज़रा ध्यान से, इसमें मैं ये पुट कर दूँगा। वैसे तो मेरा डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला है इस किस्म के सवालों को करने के लिए, ये याद कर लो तो सबसे अच्छा है। अब होगा क्या बच्चों कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी ई आर, ठीक है, ये जो कैपिटल आर है ना, इसको हम इस फॉर्म में लेंगे, इसी को फिर और रीअरेंज करेंगे, ये फॉर्म आ गई। इसको जब मज़ीद रीअरेंज करेंगे तो बच्चों फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी, या डायरेक्ट यही याद रख लो, ये वाला बल्कि ये भी नहीं, ये डायरेक्ट याद रखो यार, ये काम कर लो बस, छोड़ो। ये 1.8 है, ये 2.2 है, ये बड़ी वाली रेजिस्टेंस देखें कितनी दी थी, 5 ओम, हमें स्मॉल चाहिए। अब बच्चों 5 प्लस आर को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2.2 को 5 से करो 11, ये 9 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। अब 1.8 को डिवाइड कर दिया, देखो 2/1.8 को 20/18 भी तो लिख सकता हूँ, 10/9 हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हमेशा बच्चों देख लिया करो कि क्या फॉर्म है। अब 10/9 बड़ा आसानी क्या हो जाएगा, 1.11, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए कह रहे हैं सर्किट इन विच देयर इज़ अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज चार्ज सो हैज़ द करंट फॉल्स टू 0 in 0.5 सेकेंड इफ़ एन एवरेज EMF। अब देखो ये बहुत मिस्टेक्स ही हैं NTS वालों ने, यहाँ एक्चुअली 400 वोल्ट था, ठीक है, इस इंड्यूस व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो भाई ये फार्मूला होता है VT/I, V 400 है और टाइम जो है बच्चों, हम सिंपल सी बात है, करंट 10 एम्पेयर है, टाइम 0.5 है, उसको 1/10 लिख सकते हैं। तो ये एक ज़ीरो कैंसिल हुआ, फिर 40 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 20 हेनरी। और एक और बड़ा प्यारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज़ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट थीटा = 0, द वर्क इज़ व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा = 180, द वर्क इज़ इन when the force at right angle to the displacement the work is। तो भाई 3 चॉइसेस है, पहली चॉइस पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, और तीसरी वाली क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। और m लैम्डा = 2d sin थीटा। तो ये कौन सा लॉ है बच्चों हमारे पास, ये लगेगा ब्रैग्स लॉ। कौन सा लॉ लगेगा, ब्रैग्स लॉ। सवाल है, पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन fall through potential difference of 3 volt, calculate the energy required by it। तो वोल्टेज जो होता है वो होता है वर्डन अपॉन चार्ज, या कह सकते हो कि एनर्जी होती है चार्ज इंटू वोल्टेज। वोल्टेज 3 वोल्ट है, चार्ज देखो 2E दे रहे हैं, ठीक है, तो एक E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो 3 × 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9.6 × 10⁻19, ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन है जूल्स में आंसर। फिर कह रहे हैं द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड डैश इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय E0 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट। तो भाई सीधी सादी बात है, किसकी बात हो रही है, गॉसियन सरफेस की, ठीक है, ये बात किसकी हो रही है भाई, गॉसियन सरफेस की। तो आंसर हो जाएगा गॉसियन सरफेस। 0.75 एम्पेयर फ्लो थ्रू आयरन वायर व्हेन बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स, द लेंथ ऑफ द वायर इज 5 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2.5 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। तो भाई देखो पहले तो R निकाल लो V/I से, V 1.5 है, 0.75 है, 2 आ गया, लेंथ भी दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है, ये होता है रेजिस्टिविटी का फार्मूला। R2 अभी हमने खुद निकाला, एरिया 2.5 × 10⁻⁷ दिया है, लेंथ 5 है, ये भी 5 आ जाएगा, कट के 10⁻⁷ आंसर आएगा, यानी कि ये ऑप्शन। फिर यहाँ एक सर्किट दिया है
6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड 180 वोल्ट है। कह रहे हैं कैलकुलेट करें डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब देखो ये जो ऑप्शन दिए ना बच्चों, ज़ाहिर है सम 180 आना चाहिए, सिर्फ 120 और 60 वाले का सम 180 है, बाकी देखो कहीं भी सम 180 नहीं है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये सब क्लास में करवाए हैं बच्चों हमने। तो F इक्वल टू फिल होता है L 20 सेंटीमीटर, I 10, ये 0.3, तो B भी पुट कर दिया, I की जगह 10, लेन 20/100, और ये साइन 40 की वैल्यू इन्होंने 0.642 दी हुई है। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ये दो जीरो कैंसिल, 0.3 को 2 से करो 0.6 और यहाँ 0.642, तो 6 6 36, और उससे थोड़ा ज़्यादा आंसर यानी 0.392 आ जाएगा। और बच्चों एक ही ऑप्शन है जो इसके करीब तरीन है, जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। 2015 के बच्चे कुछ सवाल, माइक्रोस्कोप है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 मिलीमीटर फोकल लेंथ एंड आई पीस ऑफ 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, what is the distance between the lenses if the object is in sharp focus when it is 10.55 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। यार देखो भाई 10.5 मिलीमीटर है, एफ ही 25 है। सबसे पहले तो हमें क्यू चाहिए 1/p, ठीक है, ये बल्कि p है बेटा, p नॉट, ठीक है। अब ये 10.5 हो गया, 1/q और 1/10, इसकी वजह से पहले हम क्यू निकाल लेंगे, जो हो के आ जाएगा 210। अब एफ ही 25 दी हुई है, ठीक है जनाब, यहाँ 25 लिखते हैं, और 250 अभी हमने क्यू ई खुद से निकाला है भाई। अब हमें पी चाहिए, पुट करेंगे आ जाएगा 22.7। तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज होता क्या है, P1 + Q1 इक्वल टू, तो ये करेक्ट आंसर आएगा 232.7। तो मेरे भाई ये इन्होंने टेक्स्ट बुक से ही उठा करके दिया था ये वाला। अब आ जाओ बड़ा ही दबंग क्वेश्चन बच्चों, ये अक्सर लोगों ने गलत किया है। एन एपल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट इस हॉरिजॉन्टल रेंज। बेटा यहाँ रेंज का फार्मूला v² sin तो θ/g, v 30 हो गया, थीटा भी 30 हो गया, साइन 30, 32 सा 60, साइन 60 होता है बेटा √3/2। अब देखो स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिख देंगे, 9.8 ये रहा, 30 कटेगा 2 से, यहाँ 15 बचा, यहाँ √3 होता है 1.73, 1.73 इंटू 15 इंटू 80 डिवाइड बाई 9.8, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 80 मीटर, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये डी इज़ द करेक्ट। गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन एट 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड द पिस्टन इज पुश टू थ्रो अ distance of 4 centimeter. If 42 joules heat is transferred to the system during the expansion, what is the change in internal energy of the system? तो बेटा बहुत ही प्यारा सवाल है। आप सिंपल सी बात है यार, एरिया दिया है 0.1, प्रेशर 8000, हाइट 4 सेंटीमीटर, तो भाई वॉल्यूम कैसे निकलता है, आप सीधा साधा होता है एरिया को मल्टीप्लाई करो हाइट से, हाइट सेंटीमीटर में 4/100 हो जाएगी, और अब इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करो प्रेशर से, तो वर्क डन आ जाएगा। ये है प्रेशर, 2 0 कट गए, 80 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 4 ज़ा 32 जूल्स वर्क डन आ गया। इंटरनल एनर्जी कैसे निकलती है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई में से वर्क डन माइनस करो, 42 में से 32 माइनस कर दो भाई, फाइनल आंसर आ जाएगा 10 जूल्स।